हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। काफ़ी स्टूडेंट्स इंग्लिश के क्लास के लिए वेट कर रहे थे, तो आज से आपका इंग्लिश का क्लास शुरू हो चुका है। तो हम मेजर पेपर 8 और मेजर पेपर 9 जल्दी से थोड़ा कंप्लीट करेंगे। जितना भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है वो पूरा हम कंप्लीट करने वाले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 यानी चैप्टर फर्स्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर पेपर 8 से। तो यूनिट 1 में आपको दिया गया था हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ द पीरियड। तो रीस्टोरेशन के बारे में पढ़ना है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना था, और उसके बाद न्यू क्लासिज्म के बारे में, एनलाइटमेंट के बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। तो चैप्टर फर्स्ट में टोटल 27 क्वेश्चन दिया गया है। तो इसीलिए सबसे पहले हम करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। अगले क्लास में हम शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। लॉन्ग में आज के इस क्लास में टोटल 12 क्वेश्चन होने वाला है, और अगले क्लास में जो कि आज शाम में ही होगा तो उसमें होने वाला है 15 क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है। तो टोटल 27 क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछा गया है आपसे। तो आप सभी को करना क्या है कि क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है अच्छे तरीके से, और आंसर आप चाहे तो गूगल से और भी आंसर इसमें ऐड ऑन करके लिख सकते हैं। तो बाकी हम आपको हिंदी में भी इसमें समझाएंगे, तो क्लास में अंत तक बने रहना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द रीस्टोरेशन ऑन इंग्लिश ड्रामा फोकसिंग ऑन द राइज ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर, प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ की प्लेराइट एंड देयर वर्क्स। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, आंसर यहाँ पे लिखा गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए आंसर भी आपको लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। तो एक एक करके हम यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन इसका मतलब समझाते हैं। द रीस्टोरेशन ऑफ 1660 मार्क द रिटर्न ऑफ द मोनार्की इन इंग्लैंड अंडर किंग चार्ल्स II एंड इट ब्राउट अ मेजर चेंज इन इंग्लिश ड्रामा। इसका कहने का मतलब है कि 1660 में रीस्टोरेशन का मतलब है कि इंग्लैंड में फिर से राजा की वापसी हुई, रिटर्न ऑफ मोनार्की हुआ इंग्लैंड में, यानी राजा की वापसी हुआ। और इस समय के राजा कौन थे? तो चार्ल्स II इस समय के राजा थे, मतलब चार्ल्स II। तो इस समय राजा चार्ल्स II थे। इससे अंग्रेजी नाटक में बड़ा बदलाव आया था। आगे लिखा गया है, ड्यूरिंग द अर्लियर प्यूरिटन पीरियड थिएटर्स वेयर closed because they were considered immoral, but after the restoration theaters reopened and dramatic activity flourished again। इसका कहने का मतलब है, यहाँ तक इसका कहने का मतलब है कि इससे पहले क्या हुआ कि पुरातन काल में थिएटर बंद कर दिया गया था क्योंकि उन्हें गलत माना गया था, इमोरल माना गया था, गलत माना गया था। लेकिन रीस्टोरेशन के बाद थिएटर फिर से खुल गए और नाटक तेजी से बढ़ने लग गया था, फ्लोरिश्ड अगेन। अब आगे लिखा गया है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द राइज ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर। इसका कहने का मतलब है कि इस समय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कॉमेडी ऑफ मैनर का शुरू होना, यानी एक नया नाटक का प्रकार शुरू हो गया था, कॉमेडी ऑफ मैनर शुरू हो चुका था। तो दिस टाइप ऑफ ड्रामा फोकस ऑन द लाइफ स्टाइल, बिहेवियर एंड सोशल कस्टम ऑफ द अपर क्लास सोसाइटी। इसका कहने का मतलब है कि इस तरह के जो नाटक है, इस तरह का जो नाटक है अमीर लोगों की जीवन शैली, व्यवहार और समाज के तौर तरीकों पर आधारित होता है। यानी ये किस पे आधारित होता है? बिहेवियर पर, सोशल कस्टम पे, लाइफ स्टाइल पर ये आधारित होता है। किसके लाइफ स्टाइल पे? अपर क्लास सोसाइटी के लाइफ स्टाइल पे। ये आपको याद रखना है। आगे लिखा गया है, इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय विटी डायलॉग्स, क्लेवर प्लॉट्स एंड सटायर ऑन हाइपोक्रासी, लव अफेयर, मैरिज एंड सोशल प्रीटेंशन। इसका कहने का मतलब है कि इन नाटकों की खासियत भी थी। तो क्या था? ये मज़ेदार होते थे और इसमें चतुर बात भी होती थी, समझदारी भरी कहानी भी होती थी। क्लेवर, यहाँ पे लिखा गया है क्लेवर प्लॉट्स का मतलब होता है कि समझदारी भरी कहानी। और आगे लिखा गया है सटायर, इसका मतलब होता है कि समाज की बुराइयों पर व्यंजन करना, जैसे कि दिखावा करना, प्रेम संबंध करना, लव अफेयर, शादी, या फिर झूठी शान, यानी सोशल प्रिटेंशन का मतलब होता है झूठी शान। अब आगे लिखा गया है, प्ले राइट लाइक विलियम
Congreve wrote famous plays such as The Way of the World, which highlighted the artificial manner and selfish motives of society. इसका कहने का मतलब है कि विलियम कॉनग्रेव जैसे लेखक ने द वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा है। द वे ऑफ द जो वर्ल्ड है ये इनके द्वारा लिखा गया है, विलियम कॉनग्रेव के द्वारा, जिसमें समाज के लोगों की नकली व्यवहार और स्वार्थी सोच को दिखाया गया है। जिसमें क्या किया गया है कि आर्टिफिशियल मैनर और सेल्फिश मोटिव को दिखाया गया है। अनदर इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट विलियम वाइकरली wrote The Country Wife, which exposed the immoral behavior of the elite class. इसका कहने का मतलब है कि एक और लेखक है जिनका नाम ये है, ये आपको नाम याद रखना है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने द कंट्री वाइफ लिखा है। तो ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं द कंट्री वाइफ, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या लिखा गया, इसमें अमीर लोगों के गलत और अनैतिक व्यवहार को दिखाया गया है। इसमें अनैतिक व्यवहार के बारे में दिखाया गया है, इमोरल बिहेवियर के बारे में इसमें लिखा गया है। These plays were entertaining but also critical of social norms. इसका कहने का मतलब है कि ये जो नाटक है, ये नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं करते थे बल्कि समाज की गलत परंपराओं और नियमों का भी आलोचना करते थे, यानी ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ सोशल नॉर्म्स, ये भी होता था यहाँ पे। तो 10 रीस्टोरेशन ड्रामा बिकेम लाइवली, रियलिस्टिक एंड फोकस ऑन ह्यूमन वीकनेसेस, स्पेशली दोज ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। इसका कहने का मतलब है कि इसीलिए रीस्टोरेशन काल के नाटक ज़्यादा जीवित, यानी लाइवली का मतलब होता है कि ज़्यादा जीवित, रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक बन गए, और ख़ास करके अमीर वर्ग की कमियां, यानी अमीर वर्ग की कमियों पर फोकस किया गया। ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, हाउ डिड ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थॉट इन लिटरेचर, डिस्कस विथ रेफरेंस टू एट लीस्ट 2 मेजर लिटरेरी फिगर। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 वॉज अ पीसफुल पॉलिटिकल चेंज इन इंग्लैंड दैट एस्टेब्लिश कंटिन्यूसली मोनार्की एंड लिमिटेड द पावर ऑफ द किंग। इसका कहने का क्या मतलब था, इसका कहने का मतलब कि 1688 की जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है, इंग्लैंड में एक शांतिपूर्ण राजनीतिक बदलाव था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित हुआ और राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। These events had a deep impact on literature, especially in shaping political and philosophical ideas. इसका कहने का मतलब कि इस घटना का साहित्य पर गहरा प्रभाव भी पड़ा है, खास करके पॉलिटिकल और फिलोसफिकल विचारों को बनने में। राइटर बिगेन टू फोकस मोर ऑन लिबर्टी, राइट, जस्टिस एंड रेशनल थिंकिंग। इसका कहने का मतलब है कि इस समय के लेखक लिबर्टी, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्वतंत्रता, इस समय के लेखक स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय और तर्क पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो जस्टिस, राइट, लिबर्टी, इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। द आइडिया ऑफ जॉन लॉकी वर स्पेशली इन्फ्लुएंशियल as he emphasized natural rights such as life, liberty and property, and argued that government should be based on the consent of the governed. इसका कहने का मतलब है कि जॉन लॉकी के विचार बहुत प्रभावशाली थे। उन्होंने कहा कि हर बात के प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनता की सहमति से चलनी चाहिए, यानी जनता की सहमति से चलनी चाहिए, कंसेंट ऑफ द गवर्न। अब आगे लिखा गया है, दीज आइडियाज वर रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर। तो ये जो सभी विचार है उस समय के साहित्य में दिखाने जाना लग गया था, तो दिखाया गया था उस समय के साहित्य में। तो फॉर एग्जाम्पल जोनाथन स्विफ्ट यूज सैटायर टू क्रिटिसाइज पॉलिटिकल करप्शन एंड द मिसयूज ऑफ पावर इन वर्क लाइक गुलिवर ट्रेवल। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जोनाथन स्विफ्ट ने गुलिवर ट्रेवल में व्यंग
सटायर को हिंदी में कहा जाता है व्यंग। तो व्यंग का उपयोग करके राजनीति में भ्रष्टाचार और सत्ता के गलत इस्तेमाल की आलोचना की है। सिमिलरली, यहाँ पे लिखा गया है कि सिमिलरली अलेक्जेंडर पोप expressed the importance of order, balance and reason in his poetry। इसका कहने का मतलब है कि इसी तरह अलेक्जेंडर पोप ने अपनी कविताओं में व्यवस्था, ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे व्यवस्था, और बैलेंस को संतुलन, व्यवस्था, संतुलन और तर्क की महत्ता को दिखाया है। Literature of this period become a means to question authority, promote intellectual freedom and reflect the value of the enlightenment। इसका कहने का मतलब है कि इस समय का जो साहित्य है एक ऐसा माध्यम बन गया जिससे अथॉरिटी पर सवाल उठाए गए, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को बढ़ावा मिला यानी बौद्धिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला और बुद्धिवाद के मूल्य को दर्शाया गया, तो इनलाइटमेंट को दर्शाया गया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सटायर इन 18th century लिटरेचर विथ पार्टिकुलर फोकस ऑन गलिवर ट्रेवल्स एंड द रेप ऑफ द लॉक। इसका कहने का मतलब है कि इसमें आपको लिखना है कि सटायर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन 18th century लिटरेचर एज राइटर यूज्ड इट टू क्रिटिसाइज सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन बिहेवियर इन ए ह्यूमरस येट सीरियस वे। इसका कहने का मतलब है कि 18वीं सदी के साहित्य में सटायर बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इसका उपयोग समाज, राजनीति और इंसानी व्यवहार की आलोचना करने के लिए करते थे, लेकिन मजेदार तरीके से, ताकि लोग हंसते हुए भी सच्चाई समझ सके। तो मजेदार तरीके से किया जाता था। इन गलिवर Travels, Jonathan Swift presents imaginary land and strange character to expose the foolishness, pride and corruption of human being and political institution। इसका कहने का मतलब है कि गलिवर ट्रेवल्स में जोनाथन स्विफ्ट काल्पनिक जगहों और अजीब पात्रों का उपयोग करते हैं ताकि इंसानों की मूर्खता, घमंड और भ्रष्टाचार को दिखा सके, खास करके राजनीति में। आगे लिखा गया है, द नोवेल इज नॉट जस्ट एन एडवेंचर स्टोरी बट ए डीप क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी। इसका कहने का मतलब है कि ये जो कहानी है, यह कहानी सिर्फ एडवेंचर नहीं है, रोमांच नहीं है, बल्कि समाज की गहरी आलोचना भी करती है। ऑन द अदर हैंड, अलेक्जेंडर पोप इन द रेप ऑफ द लॉक यूजेज मॉक एपिक स्टाइल टू मेक फन ऑफ द ट्रिवियल कंसर्न एंड वैनिटी ऑफ द अपर क्लास। इसका कहने का मतलब है कि दूसरी तरफ अगर हम बोले तो अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक में मॉक एपिक शैली यानी नकली महाकाव्य शैली का उपयोग करते हैं, जिससे अमीर लोगों की छोटी छोटी बातों और घमंड का मजाक उड़ाया जाता है। आगे लिखा गया, ए स्मॉल इंसिडेंट इज प्रेजेंटेड एज अ ग्रैंड हीरोइक इवेंट which create humor and highlight the superficial nature of society। इसका कहने का मतलब है कि इसमें एक छोटी सी घटना को बहुत बड़ा और विस्तारपूर्ण दिखाया जाता है। हीरोइक का मतलब है कि विस्तारपूर्ण दिखाया जाता है, जिससे मजाक पैदा होता है और समाज की ऊपरी सोच सामने आती है, सुपरफिशियल सोच सामने आती है। सुपरफिशियल को कहा जाता है ऊपरी सोच, यानी समाज की ऊपरी सोच क्या होती है कि बाहर आती है। बोथ वर्क शो हाउ सटायर कैन बी यूज्ड एज अ पावरफुल टूल टू एंटरटेन रीडर्स व्हाइल आल्सो मेकिंग देम अवेयर ऑफ सोशल एंड मोरल इश्यूज। इसका कहने का मतलब है कि दोनों रचनाएं दिखाती है कि व्यंग एक शक्तिशाली तरीका है जो लोगों का मनोरंजन भी करता है और साथ ही उन्हें समाज और नैतिक समस्याओं के बारे में जागरूक भी करता है, यानी साथ ही क्या करता है, वो अवेयर करता है सोशल और मोरल इश्यूज के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपसे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द लिटरेरी स्टाइल एंड थीम्स ऑफ रीस्टोरेशन लिटरेचर एंड न्यू क्लासिकल लिटरेचर यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम ड्रामा, पोएट्री एंड प्रोज। इसमें आपको लिखना है रीस्टोरेशन लिटरेचर, न्यू क्लासिकल लिटरेचर
are closely related but have some important difference in style and themes। इसका कहने का मतलब है कि रीस्टोरेशन और न्यू क्लासिज्म साहित्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो स्टाइल है, इसका जो थीम है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। रीस्टोरेशन लिटरेचर स्पेशली ड्रामा फोकस ऑन विट, प्लीजर एंड सोशल लाइफ। तो अगर हम बात करें रीस्टोरेशन की, तो रीस्टोरेशन काल का साहित्य जो है वो खास करके ड्रामा और विट को हिंदी में कहा जाता है हाजिर जवाबी, और प्लेजर को हिंदी में कहा जाता है मनोरंजन। तो रीस्टोरेशन काल का साहित्य खास करके ड्रामा, विट, प्लेजर और समाज के जीवन पर केंद्रित था, सोशल लाइफ पे केंद्रित था। आगे लिखा गया है, इट ऑफन डील्स विद थीम ऑफ लव, मैरिज एंड मोरल लूजनेस एंड वाज रिटन मेनली टू एंटरटेन। इसका कहने का मतलब है कि इसमें आमतौर पर प्रेम, शादी और नैतिक ढीलापन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मोरल लूजनेस जैसे विषय होते थे, और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना था। कॉमेडी ऑफ मैनर वॉज ए मेजर फीचर ऑफ दिस पीरियड। इसका कहने का मतलब है कि इस समय की सबसे जो खास बात थी कॉमेडी ऑफ मैनर, जिसमें अमीर लोग के व्यवहार और समाज का मजाक उड़ाया जाता था। तो कॉमेडी ऑफ मैनर में क्या होता था कि अमीर लोगों का मजाक बनाया जाता था, अमीर लोगों के व्यवहार और समाज का मजाक उड़ाया जाता था। इन कंट्रास्ट न्यू क्लासिकल लिटरेचर एम्फेसाइज ऑर्डर, रीजन, डिसिप्लिन एंड मोरल वैल्यूज। क्या कहने का मतलब है, इन कंट्रास्ट का मतलब होता है कि इसके विपरीत न्यू क्लासिकल साहित्य, न्यू क्लासिकल लिटरेचर का मतलब है न्यू क्लासिकल साहित्य व्यवस्था, तर्क, अनुशासन और नैतिक मूल्य यानी मोरल वैल्यू पर जोर देता था। तो न्यू क्लासिकल लिटरेचर किस पे जोर देता है, ऑर्डर पे, रीजन पे, डिसिप्लिन पे और मोरल वैल्यू पे जोर देता है। ये आपको याद रखना है। आगे लिखा गया है, राइटर फॉलोड स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड ऑन क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन मॉडल। इसका कहने का मतलब है कि इस काल के जो लेखक थे वो ग्रीक और रोमन साहित्य के नियमों का पालन करते थे और सख्त नियमों के अनुसार लिखते थे। In poetry, writers like Alexander Pope used heroic couplets and focus on philosophical ideas। इसका कहने का मतलब है कि कविता में अलेक्जेंडर पोप जैसे कवि हीरोइक कपलेट्स का मतलब है कि दो पंक्तियों की तुकबंदी वाली शैली का उपयोग करते थे, यानी हीरोइक कपलेट का उपयोग करते थे कविता में, और फिलोसफिकल आइडियाज यानी दार्शनिक विचारों पर लिखते थे। इन प्रोज राइटर्स एम्ड एट क्लैरिटी एंड लॉजिकल। इसका कहने का मतलब है कि प्रोज में लेखक क्लैरिटी और लॉजिक पर ध्यान देते थे। आगे लिखा गया, वाइल रीस्टोरेशन लिटरेचर वॉज मोर प्लेफुल एंड रियलिस्टिक, न्यू क्लासिकल लिटरेचर वॉज मोर सीरियस, स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस्ड ऑन टीचिंग मोरल लेसन। कहने का मतलब है कि रीस्टोरेशन साहित्य हल्का फुल्का, प्लेफुल का मतलब है कि हल्का फुल्का और रियलिस्टिक यानी वास्तविक था, जबकि न्यू क्लासिकल की अगर हम बात करें तो न्यू क्लासिकल जो लिटरेचर है ज़्यादा गंभीर, स्ट्रक्चर्ड और नैतिक शिक्षा देने वाला था। बोथ पीरियड वैल्यूड इंटेलेक्ट बट देयर पर्पस एंड स्टाइल वेयर डिफरेंट। दोनों काल में इंटेलेक्ट यानी बुद्धि को महत्व दिया गया, लेकिन उनका उद्देश्य और लिखने का तरीका अलग अलग था। अगला सवाल पूछा गया है, हाउ डिड अफ्रा वैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द नोवेल एंड वुमेन रोल इन लिटरेचर, डिस्कस हर वर्क और नोको इन दिस कंटेक्स्ट। इसका कहने का मतलब है कि अल्फ्रा ब्रेन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन टू लर्न अ लिविंग through writing and she played a very important role in the development of the novel। यानी नोवेल के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है ये। एंड इन एस्टेब्लिशिंग वुमेन प्लेस इन लिटरेचर एट अ टाइम व्हेन राइटिंग वाज मोस्टली डोमिनेटेड बाय मैन, शी प्रूव्ड दैट वुमेन कुड आल्सो राइट सीरियस एंड पावरफुल वर्क। हर फेमस वर्क ओर्नोको इज कंसिडर्ड
वन ऑफ द अर्ली इंग्लिश नोवेल। तो ये आपको नाम याद रखना है। और नौको फेमस वर्क था उनका। It tells the story of an African prince who is enslaved and suffer injustice, highlighting theme of love, honor, betrayal, and slavery. The novel presents deep emotion and more conflicts, make it different from earlier fictional work. Ben contribution encourage future women writer and help in the growth of the novel as a literary form. तो बस इतना लिखना था आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री विथ रेफरेंस टू द वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड जॉन ड्राइडेन, हाउ डिड दे रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ देयर टाइम। इसमें आपको लिखना है कि न्यू क्लासिकल पोइट्री इज नोन फॉर इट फोकस ऑन रीजन, ऑर्डर, क्लैरिटी एंड बैलेंस। इसका कहने का मतलब है कि न्यू क्लासिकल कविता की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें रीजन, ऑर्डर और क्लैरिटी और बैलेंस पर जोर दिया जाता था। पोएट फॉलो स्ट्रिक्ट फॉर्म्स एंड यूज स्ट्रक्चर वर्ड्स लाइक हीरोइक कपलेट। इसका कहने का मतलब है कि इस समय के कवि सख्त नियमों का पालन करते थे और हीरोइक कपलेट का उपयोग करते थे। जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप वर द लीडिंग पोएट ऑफ दिस पीरियड। इसका कहने का मतलब है कि जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप इस काल के सबसे प्रमुख कवि थे। Dryden wrote on political, religious and literature subjects with clarity and force. Dryden ने राजनीतिक, धर्म और साहित्य जैसे विषयों पर लिखा है और उनकी भाषा बहुत ही ज़्यादा क्लियर और फोर्सफुली थी, यानी प्रभावशाली थी। While Pope poetry such as Essay on Man explored philosophical ideas about human nature and the universe. इसका कहने का मतलब है कि वही अगर हम बात करें अलेक्जेंडर पोप की, तो अलेक्जेंडर पोप ने ऐसे ऑन मैन जैसी कविताओं में मानव स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर और यूनिवर्स से जुड़े दार्शनिक विचारों को समझाया है। किसने समझाया? तो अलेक्जेंडर पोप ने समझाया है। ऐसे ऑन मैन ये जो कविता है इसमें इसके बारे में लिखा गया था, ह्यूमन नेचर के बारे में, यूनिवर्स के बारे में उसमें लिखा गया है। Their work reflects the value of the Enlightenment, which emphasized logic, discipline and intellectual thinking. इसका कहने का मतलब है कि उनकी जो रचना है, उनकी रचना एनलाइटमेंट के विचार दिखाते हैं, जिसमें तर्क, अनुशासन, बौद्धिक सोच को महत्व दिया गया। They believe that poetry should not only entertain but also instruct and improve society. उनका मानना था कि कविता सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को सिखाने और समाज को बेहतर बनाने के लिए भी होना चाहिए। Their writing shows harmony, control and respect for classical tradition. इसका कहने का मतलब है कि उनकी जो रचना है उसमें हार्मनी यानी संतुलन, कंट्रोल और क्लासिकल परंपराओं के प्रति सम्मान दिखाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, discuss the rise of the English novel in the 18th century. How did writers like Daniel Defoe, Samuel Richardson and Henry Fielding contribute to its development? इसका कहने का मतलब है, इसमें आपको लिखना है कि the 18th century is often called the age of the rise of the English novel. इसका कहने का मतलब है कि 18वीं सदी को अक्सर अंग्रेजी उपन्यास यानी इंग्लिश नॉवल के उदय का समय कहा जाता था, क्योंकि इस समय उपन्यास का विकास हुआ है, यानी नोवेल का विकास इसी टाइम में हुआ है। ड्यूरिंग दिस टाइम द नोवेल बिकम ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट फोकस ऑन रियल लाइफ, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन इमोशन। इसका कहने का मतलब है कि इस समय उपन्यास बहुत लोकप्रिय हो गया था और इसमें वास्तविक जीवन, व्यक्तिगत अनुभव और मानवीय भावनाओं को दिखाने जाना लग गया था। मतलब इसमें फोकस किया गया कि रियल लाइफ, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और ह्यूमन इमोशन को कैसे दिखाया जाए। तो डैनियल डेफू contributed by writing realistic adventure stories like Robinson Crusoe, which show survival and self-reliance. इसका कहने का मतलब है कि डैनियल डेफू ने रॉबिन्सन क्रूसी जैसी कहानियाँ लिखी जिनमें रियलिस्टिक रोमांच, जीवन संघर्ष और आत्मनिर्भरता को दिखाया गया। तो सैमुअल रिचर्डसन इंट्रोड्यूस लाइक
epistolary style यानी लेटर फॉर्म in novel like Pamela which allow deep exploration of character, thoughts and feeling। इसका कहने का मतलब है कि सैमुअल रिचर्डसन ने पैमेला जैसी उपन्यासों में पत्र शैली का उपयोग किया जिससे पात्रों के विचार और भावनाओं को गहराई में समझाया जा सके। यानी इसमें किस चीज का उपयोग किया गया? एपिस्टोलरी स्टाइल का उपयोग किया गया था। हेनरी फील्डिंग in work like Tom Jones used humor, strong plots and a narrative voice to create lively stories। इसका कहने का मतलब है कि हेनरी फील्डिंग ने टॉम जोन्स में हास्य यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमर, मजबूत कहानी, स्ट्रॉन्ग प्लॉट को कहा जाता है मजबूत कहानी, और कहानी सुनने की शैली जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नैरेटिव वॉइस। तो नैरेटिव वॉइस का उपयोग करके रोचक कहानी लिखा गया। Together, these writers helped shape the novel into a powerful form of storytelling that reflected real human life। इसका कहने का मतलब है कि इन सभी लेखकों ने मिलकर के उपन्यास को एक मजबूत साहित्यिक रूप बनाया जो वास्तविक मानव जीवन को सही तरीके से दिखाता है। तो हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डज ट्रिस्ट्रम Sandy by Lawrence Sterne challenges traditional narrative structure, discuss its experimental style and its significance in literary history। इसमें आपको लिखना है कि ट्रिस्ट्रम सैंडी by Lawrence Sterne is a highly experimental novel that challenges traditional storytelling method। इसका कहने का मतलब है कि ट्रिस्ट्रम सैंडी जिसे लॉरेंस स्टर्नी ने लिखा एक बहुत ही अलग और एक्सपेरिमेंटल उपन्यास है जो पारंपरिक कहानी लिखने के तरीकों को चुनौती देता है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल उपन्यास है। आगे लिखा गया इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ए क्लियर एंड लीनियर प्लॉट द स्टोरी मूव इन अ नॉन लीनियर एंड डिसऑर्गेनाइज्ड वे फुल ऑफ डिग्रेशन एंड इंटरप्शन। इसमें कहानी सीधे और क्रम में नहीं चलती, यानी इसमें सीधे और लीनियर वे में नहीं चलता है बल्कि इधर उधर कूदती रहती है, यानी नॉन लीनियर, और बीच बीच में रुकावटें यानी इंटरप्शन, और विषय से हट कर के बातें। डिग्रेशन का मतलब होता है विषय से हट कर के बातें होती है इसमें। आगे लिखा गया द नरेटर ऑफन स्पीक्स डायरेक्टली टू द रीडर, कमेंट्स ऑन द राइटिंग प्रोसेस एंड इवन डिले द मेन स्टोरी। इसका कहने का मतलब है कि इसमें लेखक क्या करते हैं, कई बार सीधे पाठक से बात करता है और लिखने की प्रक्रिया पर टिप्पणी करता है और असली कहानी को जानबूझ करके देर से आगे बढ़ाता है। तो दिस प्लेफुल एंड अनकन्वेंशनल स्टाइल ब्रेक द यूजुअल रूल्स ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर। इसका कहने का मतलब है कि यह जो शैली है, यह शैली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और अलग है जो कहानी लिखने के सामान्य नियमों को तोड़ देती है। अनकन्वेंशनल को यहाँ पे इसका मतलब है बहुत ही अलग है। The novel is important in literary history because it influenced later modern and postmodern writers, showing that storytelling can be flexible and creative rather than fixed and orderly। इसका कहने का मतलब ये जो उपन्यास है, यह उपन्यास साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न लेखकों को प्रभावित किया है। तो इसने दिखाया कि कहानी लिखना सिर्फ नियमों में बंधा नहीं होता है बल्कि यह लचीला होता है, यानी यह फ्लेक्सिबल होता है और क्रिएटिव भी हो सकता है, यानी रचनात्मक भी हो सकता है। अब अगला सवाल है एग्जामिन द रोल ऑफ periodical literature in the 18th century, particularly in shaping public opinion, discuss the contribution of the spectator by Addison and Steele। इसमें आपको लिखना है कि periodically literature such as newspaper and magazine became very popular in the 18th century and play a key role in shaping public opinion। इसका कहने का मतलब है कि 18वीं सदी में न्यूज़पेपर और मैगजीन बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी और उन्होंने
लोगों की सोच यानी पब्लिक ओपिनियन को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। These publications were read by the growing middle class and help spread ideas about society, morality and culture. इसका कहने का मतलब है कि इन पत्रिकाओं को बढ़ाते हुए मिडिल क्लास के लोग पढ़ते थे और इनके माध्यम से समाज, नैतिकता और संस्कृति से जुड़े विचार फैलते थे। तो ये जो न्यूज़पेपर और मैगजीन है ये मिडिल क्लास के लोग पढ़ते थे और विचार को आगे बढ़ाते थे। One of the most important periodicals was The Spectator, written by Joseph Addison and Richard Steele. इसका कहने का मतलब है कि सबसे प्रसिद्ध पत्रिकाओं में से एक था जिसका नाम था स्पेक्टेटर, जिसे जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टेली ने लिखा था। ये नाम आपको याद रखना है। It contained essay on everyday life, manners, education एंड सोशल बिहेवियर। इसका कहने का मतलब है कि इसमें दैनिक जीवन और अच्छे व्यवहार, शिक्षा और सामाजिक आदतों पर ऐसे लिखा गया है इसमें। द एम वॉज टू एजुकेट रीडर्स वाइल ऑल्सो इंटरटेनिंग देम। इसका कहने का मतलब है कि इसका उद्देश्य था कि पाठकों को ज्ञान देना है और साथ ही उनका मनोरंजन भी करना है। तो दीज ऐसे प्रोमोटेड वैल्यूज लाइक politeness, honesty and rational thinking, and they help in the development of a more informed and thoughtful society. इनका कहने का मतलब है कि इन लेखकों ने पोलाइटनेस यानी शिष्टता, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी और तर्कपूर्ण सोच का मतलब होता है रेशनल थिंकिंग। तो ये सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। तो इससे समाज ज़्यादा समझदार यानी इनफॉर्म्ड और थॉटफुल बन गया था, सोचने वाला बन गया था और ज़्यादा समझदार हो चुका था समाज। थॉटफुल का यहाँ पे मतलब है सोचने वाला और इनफॉर्म का यहाँ पे मतलब है ज़्यादा समझदार। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। तो चलिए अगला सवाल है, हाउ डज सैमुअल जॉनसन ए डिक्टेटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज रिफ्लेक्ट द इंटेलेक्चुअल एंड लिंग्विस्टिक कंसर्न of the 18th century, discuss the impact on English literature। इसमें आपको लिखना है सैमुअल जॉनसन ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द 18th century। यानी इसका कहने का मतलब है कि सैमुअल जॉनसन की किताब जिसका नाम था ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपको नाम याद रखना है। तो ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज 18वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है जो कि लिखा गया था सैमुअल जॉनसन के द्वारा। ये नाम आपको याद रखना है। इट रिफ्लेक्ट द पीरियड कंसर्न फॉर ऑर्डर, क्लैरिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। इसका कहने का मतलब कि ये जो पुस्तक है ये पुस्तक उस समय के लोगों की ऑर्डर, क्लैरिटी और भाषा को एक जैसा बनाने की सोच को दिखाती है। यहाँ पे जो ये लिखा गया है ये इसका मतलब है कि भाषा को एक जैसा बनाना और बनाने की सोच को दिखाती है, भाषा की एक जैसे बनाने की सोच को दिखाती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का यहीं पे ये मतलब होता है। तो जॉनसन केयरफुली डिफाइन थाउजेंड ऑफ वर्ड्स एंड सपोर्टेड देम विथ एग्जाम्पल फ्रॉम लिटरेचर विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर यूजेस। इसका कहने का मतलब है कि जॉनसन ने हजारों शब्दों के स्पष्ट अर्थ यानी डिफिनेशन दिए हैं और उनके साथ साहित्य से उदाहरण भी दिए हैं जिससे सही उपयोग समझना आसान हुआ। His dictionary brought consistency to English speaking and meaning at a time when the language was not standardized। उस समय अंग्रेजी भाषा एक जैसी नहीं थी, लेकिन इस डिक्शनरी ने स्पेलिंग और मीनिंग को एक समान बना दिया था। It had a great impact on writers and scholars, making English more organized and respected as a literary language। इसका कहने का मतलब है कि इस डिक्शनरी का लेखकों और विद्वानों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और इससे अंग्रेजी भाषा अधिक व्यवस्थित और रेस्पेक्टेड बन गई यानी सम्मानित बन गई थी। अगला सवाल पूछा गया है, व्हाट वर द मेन थीम्स एक्सप्लोर्ड इन द वाइकेड ऑफ वेकफील्ड एंड द स्कूल फॉर स्कैंडल, हाउ डिड दे क्रिटिकी 18th century सोसाइटी। इसमें आपको लिखना है, ओलिवर गोल्डस्मिथ द विकर ऑफ वेकफील्ड एक्सप्लोर थीम्स लाइक फैमिली वैल्यूज, मोरालिटी, ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी।
इसका कहने का मतलब है कि ओलिवर गोल्डस्मिथ की द विकर ऑफ वेकफील्ड में परिवार के मूल्य, नैतिकता, ईमानदारी और सादगी जैसे विषयों को दिखाया गया है। इट शोज हाउ अ काइंड एंड वर्चुअस फैमिली फेसेस डिफिकल्टीज बट मेंटेन इट्स गुडनेस। इसका कहने का मतलब है यह कहानी बताती है कि एक अच्छा वर्चुअस परिवार मुश्किलों का सामना करता है लेकिन फिर भी अपनी अच्छाई बनाए रखता है। इन कंट्रास्ट, रिचर्ड ब्रिस्ले शेरिडन द स्कूल फॉर स्कैंडल फोकसेस ऑन गॉसिप, हाइपोक्रेसी एंड फॉल्स अपीयरेंसेस इन हाई सोसाइटी। इसके विपरीत अगर हम बोले तो रिचर्ड ब्रिस्ले शेरिडन की द स्कूल फॉर स्कैंडल में गॉसिप, हाइपोक्रेसी का मतलब है दिखावा और झूठी छवि का मतलब है फॉल्स अपीयरेंस को उच्च वर्ग यानी हाई सोसाइटी में दिखाया गया है। बोथ वर्क क्रिटिसाइज द मोरल वीकनेसेस ऑफ द 18th सेंचुरी सोसाइटी। इसका कहने का मतलब है कि दोनों रचनाओं 18वीं शताब्दी के समाज की नैतिक कमियों की आलोचना करती है। वाइल गोल्डस्मिथ प्रोमोट्स सिंसियरिटी एंड वर्च्यू, शेरिडन एक्सपोजेज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, इनकरेजिंग पीपल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर बिहेवियर। इसका कहने का मतलब है कि जहाँ गोल्डस्मिथ ईमानदारी और अच्छे गुण को बढ़ावा देते हैं, वहीं शेरिडन की अगर हम बात करें तो शेरिडन समाज की बुराइयों को उजागर करते हैं और लोगों को अपने व्यवहार पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। अब अगला सवाल है और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटमेंट फिलोसफी ऑन 18th सेंचुरी लिटरेचर। हाउ डिड राइटर एंगेज विद द आइडिया ऑफ रीजन, ऑर्डर एंड ह्यूमन नेचर इन देयर वर्क्स। तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है इसको पूरा आपको रीड कर लेना है, हम इसका मतलब आपको समझा देते हैं। तो इनलाइटमेंट एक बौद्धिक आंदोलन था जिसमें रीजन, लॉजिक और वैज्ञानिक सोच पर जोर दिया गया। तो इसका 18वीं शताब्दी के साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा है। तो उस समय के लेखक मानते थे कि तर्क का उपयोग करके दुनिया को समझाया जा सकता है और समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस समय साहित्य में ह्यूमन नेचर, मोरालिटी जिसको हिंदी में कहा जाता है नैतिकता, और सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक सुधार, और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का मतलब है कि बौद्धिक विकास, ऐसे विषयों पर क्या किया गया, ध्यान दिया गया। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर पोप की, तो अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट और सैमुअल जॉनसन जैसे लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से रेशनल थिंकिंग को बढ़ावा दिया है और इग्नोरेंस यानी अज्ञानता व अंधविश्वास, सुपरस्टिशन का मतलब है अंधविश्वास की आलोचना की है। Their writing reflected balance, clarity and order which were the main values of the Enlightenment। इसके कहने का मतलब है कि उनकी रचनाओं में बैलेंस, क्लैरिटी और ऑर्डर दिखाई देती है जो इनलाइटमेंट के मुख्य मूल्य थे। This influence helped shape modern। इसका कहने का मतलब है कि इस प्रभाव ने आधुनिक साहित्य, मॉडर्न लिटरेचर को आकार दिया है और पाठकों को समाज और अपने बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रेरित किया है। तो आज के इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन था चैप्टर फर्स्ट से दिया गया था, आपका यूनिट 1 में लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हम अगले क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 15 शॉर्ट क्वेश्चन होने वाला है अगले क्लास में। तो चैप्टर फर्स्ट हम आज ही पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना है। बाकी आपको क्या करना है, इसमें अगर और आंसर अगर आपको लिखना है तो गूगल से सर्च करके इसमें और लिख लेना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है। समझने में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना है और आप अपने से भी कोशिश करना है समझने की, क्योंकि इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके उसके बाद एग्जाम देने के लिए जाना है। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए। दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है बस और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।